जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले हिंदी साहित्य की क्लास में अब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। सॉरी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज अवहट्ट को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अवहट्ट जो है यूपीएससी के सिलेबस में है, ध्यान देंगे। ये बोर्ड का, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पीसीएस के सिलेबस में नहीं है और पीसीएस ने अभी पैटर्न चेंज करने का मतलब मन बनाया हुआ है, तो हो सकता है ऑप्शनल वहाँ से हट ही जाए या ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा भी रहेगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। यूपीएससी हिंदी पूरी तरीके से आप लोग की मदद करेगी। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास जो कि भाग 1 है, उसका पहला टॉपिक हम लोग कर रहे थे और इसमें लगभग चार या 5 लेक्चर हो चुके हैं। एक लेक्चर इसमें और लगेगा, पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक खत्म होते जाएंगे, क्योंकि एक दो दो प्रश्न और उस पर रह जाएंगे। इन्हीं सब पे प्रश्न ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो जैसे प्रश्न की प्रगति रहेगी उस हिसाब से प्रश्न इसमें घटते बढ़ते रहेंगे। इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। लगभग 20 क्लास आपके लगेंगे हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास को खत्म करने में, और 20 क्लास आपका और आगे और इसमें पार्ट 2 के पेपर 1 में चलेगा, ठीक है। तो उसका चिंता आप लोग मत करिए, अभी इस पे लगे रहिए। 8 तारीख को ओपन टेस्ट है। प्रयागराज, दिल्ली और गोरखपुर को के अलावा एक सेंटर और बढ़ रहा है इस बार, लखनऊ, ठीक है। आप लोग का ऐसा ही समर्थन रहा तो हम लोग जल्दी ही और जगहों पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ठीक है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अब हम लोग अवहट्ट देख लेते हैं। कल वाली क्लास में प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, मतलब कल वाली का मतलब जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इस पे। जैसे अपभ्रंश या अवहट्ट, एक प्रश्न आने की संभावना तो हर बार बनी रहती है यूपीएससी में, ठीक है। और यूपीपीसीएस में अपभ्रंश पे प्रश्न बनने की संभावना एक बनी रहती है, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें ऐसे दे सकता है, टिप्पणी कीजिए अवहट्ट की ध्वनि संरचना, ठीक है। टिप्पणी कीजिए अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं, टिप्पणी कीजिए अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप, टिप्पणी कीजिए अवहट्ट की शब्दकोशी प्रवृत्तियां, ठीक है। या अभी 2014 के में आया था अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो वही जैसे हम लोगों ने अवहट्ट और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का किया था, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ये आप लोगों को करके, और जो भी पहला कॉपी लिख करके भेजेगा उसकी कॉपी चेक होकर के मिलेगी, मतलब ऑडियो चेक होकर के मिलेगी, ठीक है। और अवहट्ट का सामान्य परिचय दीजिए। तो कुल मिला जुला के अगर हम अवहट्ट का सामान्य परिचय देख लेते हैं तो उसी अवहट्ट के सामान्य परिचय में व्याकरणिक विशेषताएं, ध्वनि संरचना और शब्दकोशी प्रवृत्तियां तीनों आ जाएंगी। और ये जो 3 या 4 प्रश्न जो भी आपके बन रहा है अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध को लेकर के, ये सारे प्रश्न आपके इसी तरह से हो जाएंगे। देखिए, 2 चीजें हैं, याद करने में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट में बहुत सारी समानताएं हैं, याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो कोशिश ये करना है कि इसके शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। क्या क्या चीजें हैं उसको बैठ करके, जैसे मान लीजिए सवेरे आप इसको भी बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश की क्लास आपने कर ली है, तो अपभ्रंश की विशेषताओं को बैठ करके रटिए। आप देखेंगे अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं पाली से भी मिलेंगी, कुछ विशेषताएं प्राकृत से ही चली आ रही हैं और कुछ विशेषताएं आगे अवहट्ट में भी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें एकदम आप एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ये भी चीजें आप लोग को ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। अब हम लोग उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही है, ठीक है। आपको ये 4-5 क्वेश्चन जो दिखाए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे भूमिका में क्या होगा, मुख्य भाग में क्या होगा, निष्कर्ष में क्या होगा, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये थोड़ा सा टैब का इशू है, पकड़ लिया ठीक है। अब अवहट्ट की जब भी बात आएगी, अवहट्ट के बारे में अगर भूमिका में लिखना रहेगा तो अवहट्ट को क्या लिखेंगे, यूपीपीसीएस में तो पूछता नहीं है, ठीक है। यूपीपीसीएस में आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश को मानेंगे, ठीक है। यूपीएससी में जब देगा तो जब भी भूमिका आपको लिखनी रहेगी, चाहे वो टिप्पणी करने, जैसे मान लीजिए आया कि टिप्पणी कीजिए अवहट्ट की ध्वनि संरचना, ठीक है, या व्याकरणिक विशेषताएं, तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे, अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था, वह मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है जिसकी समयावधि मोटे तौर पर 900 ईस्वी से 11वीं 12वीं शताब्दी या थोड़ा बाद तक, जैसे कुछ साहित्यिक प्रमाणों में इसको 14वीं शताब्दी तक भी माना जाता है, ठीक है। तो जो समयावधि है मैंने पहले ही बताया था, आप देखेंगे कि जो अपभ्रंश है उसकी भी समयावधि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी तक मिलती है। 900 ईस्वी के आसपास से 11वीं 12वीं शताब्दी तक अवहट्ट की भी समयावधि मानी जाती है। तो दोनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो अवहट्ट जो है और ग्राम प्रांतर की भाषा और गांव की भाषा आप मान सकते हैं, ठीक है। अध्ययन आधार स्रोत की बात करेंगे तो संदेश रासक, ठीक है, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, कीर्तिलता है उनकी विद्यापति की, ठीक है, ये अवहट्ट में मानी जाती है। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर है, प्राकृत पैंगलम है, ठीक है, इसके कुछ अंश अवहट्ट में लिखे माने जाते हैं। नाथ एवं सिद्ध साहित्य की कुछ भाषाएं हैं, नेमिनाथ चौपई हैं,
बाहुबली रास हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, दिवाक जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसमें भी माना जाता है कि वो अवहट में लिखा गया है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने जो संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी है और राहुल बेल है, रोड़ा का राहुल बेल है, इसको भी अवहट का ग्रंथ माना है, ठीक है। तो इसमें से 2 4 5 नाम जो भी आपको याद है भूमिका में लिखेंगे, ठीक है। तो भूमिका में क्या बताएंगे कि अवहट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है जिसकी समयावधि 900 ईस्वी से 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद या थोड़ी शताब्दी या उसके बाद थोड़ी बाद तक लगभग 1400 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। अध्ययन आधार के स्रोतों की बात करें तो संदेश रासक, कीर्तिलता जो है अवहट में लिखे गए ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पैंगम के कुछ अंश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, संत ज्ञानेश्वर की उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि इसमें लिखे माने जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर जैसे परिचय दे देगा कि अपभ्रंश का परिचय दीजिए, जैसे उस बार आया था अपभ्रंश का परिचय दीजिए, तो 2 पैराग्राफ में हम लोगों ने भूमिका लिखी थी, तो इसमें थोड़ा सा भूमिका बढ़ा देंगे, ठीक है। एक भूमिका लिखने का ये तरीका है और भूमिका के बाद बताएंगे ये वाला, ठीक है, कि कीर्तिलता में विद्यापति ने इसको ऐसे बोला है, देसी बाणा सब जन बिट्ठा तन तय जप हूं अवहट्टा, ठीक है। ये लाइन तो कम से कम याद आपको कर ही लेना है, ठीक है। सक्कय वाणी बुझजन भावई, ये अगर याद नहीं होगा, सक्कय वाणी बुझजन भावई, ठीक है। तो ये पूरी लाइन अगर याद ना हो तो नीचे वाला तो जरूर याद रखना है, क्या, देसीय बाणा सब जन मिठा तन तय क्षण जप हूं अवहट्टा, ठीक है। याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ये अगर लिख करके आएंगे भूमिका में, ठीक है, कि कीर्तिलता में विद्यापति ने इनको अवहट को वरीयता देने की बात की है संस्कृत की तुलना में, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। एक भूमिका लिखने का और तरीका हो जाएगा, तो अवहट से एक ही प्रश्न आएगा, भूमिका लिखने का 2 तरीका बता दे रहा हूँ। एक में मध्यकालीन भाषा की अंतिम अवस्था बताएंगे और कुछ इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा भूमिका लिखने का क्या तरीका हो जाएगा कि अवहट जो है संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है, ठीक है, अपभ्रष्ट का तद्भव रूप, ठीक है, तद्भव रूप है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप समझ लिया भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब भी अपभ्रष्ट का तद्भव रूप हम देखेंगे तो ये कहीं न कहीं अपभ्रंश और अवहट जो है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी उठ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपभ्रंश भी क्या था, भ्रष्ट भाषा, अपभ्रष्ट क्या है, ये भी भ्रष्ट भाषा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विद्वानों ने इनका नाम भी लिया है या तो अपभ्रष्ट भाषा का अपभ्रंश की बात की है या अवहट की बात की है, ठीक है। तो एक चीज को हमको ध्यान में रखना है कि भाषा जो है परिवर्तनशील अवस्था रखती है, और जब भी कोई भाषा साहित्य का माध्यम होकर के एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है, तो और व्याकरण के नियमों में बंध जाती है तो जन भाषा से दूर चली जाती है। कुछ यही चीजें आपका अपभ्रंश के साथ हुआ, अपभ्रंश जन भाषा से दूर गई और उसकी जगह कौन जन भाषा बन गई, अपभ्रष्ट यानी कि अवहट, ठीक है। तो इसको अगर चाहे तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चाहे तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि अपभ्रंश का परिवर्ती रूप अवहट माना जाता है, ठीक है। तो 2 भूमिकाएं मैंने आपको बता दी। पहली भूमिका में आपको इसके साथ, अच्छा, दूसरी भूमिका में भी कसम नहीं खाना है कि एकदम भाई यहाँ पे हाथ लगा कर कसम खाना है कि नहीं हम इसमें समयावधि और मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का जिक्र नहीं करेंगे। सीधे ऐसे लिखिएगा कि मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अवहट, ठीक है, जिसका अवहट जो है वो अगर उसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है, ठीक है। अवहट शब्द जो है वो संस्कृत शब्द अवहट का अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है, ठीक है, और इसका समानार्थी है अपभ्रंश, ठीक है। होता क्या है कि जब भी भाषा एक परिनिष्ठित होकर के व्याकरण के नियमों में बच जाती है तो वो जन भाषा से दूर चली जाती है। यही हाल किसके साथ हुआ, अपभ्रंश के साथ हुआ। तो अपभ्रंश का परिवर्ती रूप या अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था है वो अवहट के रूप में जानी जाती है, ठीक है। फिर उसकी प्रमुख शब्दकोशी विशेषताएं ये है, उसकी प्रमुख व्याकरण की विशेषताएं ये है, ये सब चीजें आपको वहां पे बता देनी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि अवहट की भाषा संबंधी विशेषताएं, ठीक है। कल परसों एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक आप वो बताइए कैसे जो है एक प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन और करा दीजिएगा, ठीक है। तो अवहट की ध्वनि संरचना को संक्षेप में समझाइए, 10 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए भूमिका कैसे लिखी गई है ना। तो इससे भी आप कुछ सीख सकते हैं कि संस्कृत से पाली प्राकृत होते हुए भाषा की सरलीकरण की प्रक्रिया में अपभ्रंश में हिंदी की विशेषताएं
परिलक्षित होने लगी थी और अवहट्ट में यह विकास प्रक्रिया और तीव्र हुई और 9वीं 11वीं शताब्दी के मध्य यह हिंदी प्रदेश की भाषा के रूप में जानी जाती है या हिंदी प्रदेश की भाषा के रूप में प्रमुखता पाती है। ठीक है, ये बता सकते हैं सीधे सीधे, है ना। वही वाला देखिए, जो चीजें मैंने बताई थी, अपभ्रंश में हिंदी की विशेषताएं परिलक्षित होने लगी थी, लेकिन इसमें और जोड़ दीजिए कि यह जो है परिनिश्चित, अपभ्रंश जो है परिनिश्चित होकर के जनभाषा से दूर होने लगी और अवहट्ट जनभाषा के रूप में विकास प्रक्रिया में, जनभाषा के रूप में अवहट्ट की विकास प्रक्रिया और ज्यादा तीव्र होती है और 9वीं 11वीं शताब्दी के मध्य हिंदी प्रदेश की भाषा के रूप में जानी जाती है। ये चीजें आपकी भूमिका में हो गई। ठीक है, तो भूमिका जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि शुरुआत जो है हमेशा आप मिडिल से करिए या फिर इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत तो मत ही करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे इसी शब्द को अगर यहाँ से लिखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा चीज है, अच्छा अब ये दिखा दे रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि बार बार यही वाला मांगना है, ये वाला बस आपको हाथ पकड़ाने के लिए है। ठीक है, आपका हाथ पकड़ के कोई चल रहा है तो आप लोग भी चलना सीखिए, ये नहीं कि सर हाथ पकड़ लिए गला ही पकड़ लीजिए, नहीं नहीं। ठीक है, अब बताएंगे अवहट्ट की ध्वनि संरचना को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। फिर इसकी जो भी ध्वनि संरचना की विशेषताएं होंगी वो सारा चीज आप यहाँ पे ऐसे एक एक करके यहाँ पे पॉइंट वाइज बता देंगे। चाहेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ऐसे करके नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, ध्वनि संरचना बता दिया, फिर एक निष्कर्ष दे दिया। ठीक है, इस भाषिक विकास की कड़ी के रूप में अवहट्ट ने अपभ्रंश की परंपरा को आगे बढ़ाया और भाषा को सरलीकृत करके आधुनिक हिंदी के रूप में, जिससे आधुनिक हिंदी के रूप में वैज्ञानिक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, या यही बता दीजिए कि आधुनिक हिंदी जो है इसके आगे एक सेकेंड, इसके बाद बता सकते हैं कि आधुनिक हिंदी जो है अवहट्ट के आगे जो है पुरानी हिंदी होते हुए आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो भाषिक विकास की अवस्था से जरूर जोड़ना है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड जैसे भाषिक विकास, ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सब चीजें आपको जोड़ना है। सरलीकरण, वैज्ञानिक भाषा, आधुनिक हिंदी, प्रादुर्भाव, थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द उठा करके अगर आप परीक्षा को मार देंगे तो थोड़ा सा वो डर जाएगा। अच्छा, परीक्षा को मारने का शब्द ऐसा नहीं कर देना है कि कुछ लोग ऐसा वर्डिंग लिखते हैं कि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग मेन उस पर। ठीक है, तो अब अवहट्ट की भाषा संबंधी विशेषताएं बता दे रहा हूँ, फिर व्याकरणिक विशेषताएं देख लेंगे, फिर शब्दकोशीय प्रवृत्तियां देख लेंगे। ये 3 चीज देख लेंगे अपने आप जो है, बाकी अपना भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो ये वाला जो प्रश्न है, चाहे क्या, ये वाला प्रश्न करके ही आना है। ठीक है, अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे अपभ्रंश का विकास जो है प्राकृतकालीन बोलचाल की भाषा से हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। तो वैसे ही अब मान लीजिए ऐसे आ जाए कि अवहट्ट का विकास अपभ्रंशकालीन बोलचाल की भाषा से हुआ, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी में, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी का टॉपिक है, यूपीपीसीएस का टॉपिक नहीं है। अब पीसीएस वाले कसम मत खा लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब तो अगर पैटर्न चेंज हुआ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है या ऑप्शनल हट जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ये नहीं कि सिर्फ पकड़ लीजिएगा, अरे सर इतना पढ़ लिए थे, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी आपके काम में आएगा। और यूपीपीसीएस की तैयारी जो करने वाले हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी करिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर एज है, आप एलिजिबल हैं, भली भांति लिख पढ़ सोच सकते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, अब तो ये समझ लीजिए कि कंपटीशन आपका और हाई हो जाएगा। ठीक है, जो यूपीएससी से आप देखिए, जो भी सिलेक्शन हो रहा है पिछले 3-4 साल के ट्रेंड उठा के देखिए, वो सारे यूपीएससी में इंटरव्यू से बाहर लोग हैं, बाहर की हो गया रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अपने आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस के दायरे में मत बांटिए। ठीक है, भूमिका में समझ में आ गया, निष्कर्ष समझ में आ गया, एक मॉडल उत्तर आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अवहट्ट की भाषा संबंधी विशेषताएं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसको समझने का प्रयास मत करिएगा, मैंने ये गलती की थी। ठीक है, और मैं आपको इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। मुझे पता है कि मैं बोलूंगा भी तब भी आप इसको मानेंगे नहीं। ठीक है, इसको आप कोशिश करिएगा पहले रटने का। ठीक है, पहले रटेंगे, जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पछे 10, ये बचपन में हम लोग को रटवाया जाता है। अब समझ में आता है, अच्छा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, अब जाके धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है। तो वैसे ही ये अवहट्ट की भाषा संबंधी विशेषताएं जब पढ़िएगा ध्वनि संरचना के स्तर पे, तो इसको क्या करिएगा, रटने का पहले प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, है ना। ठीक है, तो ध्वनि संरचना के स्तर पे अब देख लेते हैं। तो स्वर के स्तर पे क्या हो जाएगा, ए और औ 2 नई ध्वनियां, स्वर ध्वनियां जुड़ती हैं जो इस काल में पुनः विकसित हुई थी, जैसे बैल और चौड़ा। ठीक है,
दो चीजें हैं जो भी आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि अपभ्रंश के जो सभी स्वर यहाँ मिलते हैं और ए और औ, ठीक है, ये दो नई स्वर ध्वनियां इस काल में पुनः विकसित होकर के मिलती हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि इसमें ऐ और औ, ठीक है, जो संस्कृत का ऐ और औ रहता है यही यहाँ पे चेंज होता था, ऐ और औ। ठीक है, ये क्या होता है कि आप लोगों ने देखा कि जो संस्कृत में ऐ और औ होता है ये धीरे धीरे जो है वहां पे पाली प्राकृत में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवहट में फिर से ए और औ के रूप में ये पुनः विकसित होता है। ठीक है, तो बैल और चौड़ा, ठीक है, ऐसे बैल और औ से चौड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, जो री का प्रयोग जो अपभ्रंश में समाप्त हो चुका था, ठीक है, जैसे तत्सम शब्दों में तो री का प्रयोग चलता है, ठीक है, लेकिन तद्भव शब्द में री का प्रयोग जो समाप्त हो चुका था या उसका रूपांतर अ ई ए के रूप में, अ ई उ ए के रूप में हो गया था, यह अवहट में और बलता है। ठीक है, तो अगर आपने प्राकृत और पाली प्राकृत अपभ्रंश वाले अगर उदाहरण याद किए हैं, ठीक है, बेसिकली अपभ्रंश वाले अगर उदाहरण याद किए हैं तो उसी में कुछ और नए उदाहरण जोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नए उदाहरण क्या है, तृण, तृण का क्या हो जाएगा यहाँ पे तिन, ठीक है, और दृष्टि का क्या हो जाएगा दिट्ठी। ठीक है, यानी कि ये परिवर्तन जो है आगे भी तद्भव शब्दों में इसका रूपांतर री का ये बढ़ता रहता है। ठीक है, दूसरा अनुनासिकता के संदर्भ में जो अपभ्रंश की 3 तरह की प्रवृत्तियां थी। ठीक है, जब हम बात करेंगे अपभ्रंश की तो अपभ्रंश में 3 तरह की अनुनासिकता संबंधी प्रयोग वहां पे आपको दिखते हैं, है ना। अपभ्रंश में 3 तरह के अनुनासिकता की प्रवृत्तियां दिखती हैं। पहला अकारण अनुनासिकता, दूसरा स्वरों में अनुनासिक रूप, ठीक है, और तीसरा अनुनासिकीकरण। ठीक है, 3 तरह की प्रवृत्तियां दिखती हैं। उसमें जो ये अकारण अनुनासिकता है उसकी प्रवृत्ति यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, अकारण अनुनासिकता। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे पाद, पाद से क्या हो जाएगा पांव, सॉरी पांव का क्या हो जाएगा पाद। ठीक है, सॉरी पाद से पांव, ठीक है, अकारण अनुनासिकता को दिखाना ना। ठीक है, ब्राह्मण को बंभण, ठीक है, वृश्चिक को विंछी। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति यहाँ पे अनुनासिकता के संदर्भ में जो अपभ्रंश की प्रवृत्ति है यहाँ पे आपको ज्यादा दिखने लगेगी। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वृश्चिक विंची। ठीक है, दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग जो शब्द थे उसके अंत में आ लगाने की जो अकारांतता थी, ठीक है, वो क्या थे, धीरे धीरे यहाँ पे अकारांत होने लगे। ठीक है, यानी कि अकारांतता की प्रवृत्ति को अकारांत शब्दों में अकारांत में होने लगे, मतलब अकारांत से अकारांत। ठीक है, अकारांत शब्द अकारांत होने लगे, जैसे शिक्षा, आ से अंत हुआ सीख। ठीक है, भिक्षा भीख। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। दूसरा चीज क्या है, जो स्वरगुच्छ में संधि या संकोच की विशेष प्रवृत्ति थी, जैसे मौर, इसका क्या हो गया मोर। ठीक है, उपआस, इसका क्या हो गया उपास। ठीक है, जो संधि थी, है ना, वो चीजें क्या हुई यहाँ पे एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में दिखती है। और यही स्वर संकोच के कारण, जैसे जब शब्द जो स्वर हैं वो 2 बार आते हैं या मतलब बार बार आते हैं, तो उनमें से एक शब्दों का लोप होने की भी प्रवृत्ति दिखती है। तो 2 चीजें दिखेंगी, स्वर संधि, स्वर गुच्छों में संधि या संकोच की विशेष प्रवृत्ति दिखेगी, जैसे मोर का मोर हो जाना। ठीक है, मोर का मोर हो जाना। दूसरा क्या है यहाँ पे जो स्वर संकोच की प्रवृत्ति है, कभी कभी जब स्वर 2 बार आते हैं तो उनमें से एक स्वर का लोप हो गया, जैसे धरित्री। ठीक है, इसमें री की मात्रा और त्री की ई की मात्रा, ये 2 बार आए तो क्या हो जाएगा धरती। विरहिणी तो विरहणी। ठीक है, इसी प्रकार ये आप बता सकते हैं। एक और आप बता सकते हैं इसमें क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण वाला, अगर चाहिए तो जिक्र कर सकते हैं कि क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। ठीक है, वो प्रवृत्ति यहाँ पे भी बनी रहती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। ठीक है, जैसे धर्म का वहां पे क्या हुआ था धम। ठीक है, धर्म का धम हुआ था, यहाँ पे फिर हो जाएगा धर्म। ठीक है, ये वाला उदाहरण मत लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, कर्म का कम और ये हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसे हत, हस्त का हत, ये हो जाएगा हाथ। ठीक है, ये हत ये तो है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे और दिखती है। ठीक है, व्यंजन के स्तर पर अगर बात करें तो वही बताएंगे कि अपभ्रंश की व्यंजन थी। ठीक है, ये सारे जो व्यंजन थे अपभ्रंश के थे, इसमें ड़ और ढ
ये दो नए व्यंजन विकसित होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ड़ और ढ है इसी में बिंदी लगा दिया गया, ये दो नए व्यंजन विकसित होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण जो अवहट में मिलता है वो कहीं कहीं अकारण द्वितीयकरण दिखता है अवहट में, ठीक है। यानी कि संयुक्त व्यंजनों का जो द्वितीयकरण की प्रवृत्ति थी अपभ्रंश वाली, वो अवहट में भी दिखती है और अकारण द्वितीयकरण भी दिखता है। जैसे तुर्क, तुर्क का तुरुक्का, ठीक है, एक एक, ठीक है। तो ये वाली प्रवृत्ति जो है आपको बार बार दिखेगी। तो ये चीजें आप बता सकते हैं ध्वनि संरचना के स्तर पे, ठीक है। ध्वनि संरचना के स्तर पे इन सब चीजों को बता सकते हैं। और बाकी बताएंगे कि आगे जो है, अब इसको निष्कर्ष वही दे देंगे कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में ये बाद में पुरानी हिंदी होते हुए आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं व्याकरण के स्तर पे विशेषताएं, ठीक है। व्याकरण के स्तर पे विशेषताएं, अब इसमें वही संज्ञा सर्वनाम कारक जो भी व्यवस्थाएं हैं, विशेषण क्रिया विशेषण, इन सब के आधार पर बताएंगे, ठीक है। जैसे संज्ञा और कारक व्यवस्था के स्थान पे जो पूर्व में सरलीकरण की प्रवृत्ति चल रही थी, इसमें और अधिक विकसित होती है, ठीक है। जैसे सारे प्रतिपादिक स्वरांत होने लगते हैं, जैसे जगत का हम लोगों ने देखा था उस दिन, ऐसे जगत, तो इसका जग हो गया था, ठीक है। और ये अकारांत होने लगते हैं, ठीक है, है ना, आ जाता है, देखिए। और व्यंजनांत की प्रवृत्ति पूर्ण लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे ये जो आदाता है, ये व्यंजनांत की प्रवृत्ति पूर्णतः लुप्त हो जाती है ना। इसे रूप रचना क्या हो जाती है और सरल होने लगती है। दूसरा निर्विभक्ति प्रयोग, हम लोगों ने जो पिछली बार देखा था अपभ्रंश वाला, वही इसमें जोड़ दीजिएगा कि निर्विभक्ति प्रयोगों की संख्या इसमें काफी बढ़ जाती है। कुछ प्रयोग ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें विभक्तियां और प्रसर्ग दोनों मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद हो पाएगा तो याद हो पाएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस बतानी है कि सारे प्रतिपादिक स्वरांत होते हैं, सारे प्रतिपादिक यहाँ पे स्वरांत होंगे, साथ ही साथ अकारांत होने लगेंगे। जो व्यंजनों से अंत होने की प्रवृत्ति है या व्यंजनांत प्रवृत्ति है, वो पूर्णतः यहाँ पे लुप्त हो जाती है। इससे रूप रचना क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। इसको अगर बड़े बड़े शब्दों में मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, निर्विभक्ति प्रयोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है, ठीक है। या संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में अपभ्रंश में, या डायरेक्ट सरलीकरण की प्रक्रिया में अपभ्रंश में जो निर्विभक्ति प्रयोगों की संख्या दिखती है, वो अवहट में और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रयोग दिखते हैं जिसमें विभक्तियां और प्रसर्ग दोनों साथ मिलते हैं, जैसे युवराजनई माछ तान्हई केरो पुत, ठीक है। इसमें जो नहीं है, ठीक है, ये क्या विभक्ति है, और माज क्या है, ये प्रसर्ग है, ठीक है। ऐसे दिखते हैं। कुछ प्रयोग ऐसे होंगे जिसमें न तो विभक्तियां होंगी न प्रसर्ग होंगे, जैसे वप वैर निश्चित धैर्य, ठीक है। चित्त के बाद माज का प्रयोग, अगर इसमें क्या नाम है, प्रसर्गों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रसर्ग हो जाएगा, वप वैर निज चित्त माज धैर्य, ठीक है। चित्त में धरी, माज मतलब बाद में माज प्रयोग, माज जो उपसर्ग होता है ये क्या हो जाता है, सॉरी प्रसर्ग होता है, ये क्या हो जाता है भविष्य में में का प्रयोग होता है, ठीक है। वप वैर निर्चित्त धरी माज धरिय, ठीक है। तो चित्त के बाद माज का प्रयोग नहीं। ऐसे कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से प्रसर्ग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जो लुप्त विभक्तिक प्रयोग होता है, जिसमें निर्विभक्तिक प्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे क्या होती है कि भाषा जो है कठिन होने लगती है, ठीक है। विभक्ति हटा दी, भाषा कठिन होने लगेगी, तो प्रसर्ग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने स्वाभाविक हो जाते हैं। अवहट में इसीलिए प्रसर्गों की संख्या जो है आपको विकास जो है आराम से दिखेगा, ठीक है। जैसे कर्ता ने, कर्म केहिं केहिम, ठीक है। कर्म करण सौ से, ठीक है। संप्रदान कहीं लागी, अपदान से सौ, ठीक है। अधिकरण माझ मही, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रसर्गों की संख्या यहाँ पे जो है अवहट में दिखेगी। दूसरा क्या है, ही विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग इसमें सभी कारकों में होता है, सभी कारकों में ही विभक्ति का प्रयोग सभी कारकों में, ठीक है। जलहीन जलही, ठीक है, जल में ही जोड़ दिया तो जल ही हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब हम लोग ब्रज भाषा पढ़ेंगे और अवधि के विकास देखेंगे तो उसमें ये सब प्रवृत्ति और ज्यादा स्पष्ट होती दिखाई देगी। जो डॉक्टर तगाड़े थे भाषाविद, उन्होंने बताया था कि जो ए विभक्ति है, ये ए विभक्ति को का प्रयोग इसमें सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। ए विभक्ति लगा देने से कर्ता के साथ आप क्या करेंगे, उसको अपने अनुसार कोई भी शब्द बता सकते हैं। जैसे चित्ते, ठीक है, चित्ते, तो इसका अर्थ हो जाएगा चित्त को, ठीक है। लगा देने से चित्त को, या चित्त से, या चित्त के प्रति, या चित्त में, ठीक है। जो प्रसंग रहेगा,
तो चित्ते शब्द जहां पे भी आएगा तो चित्त को, चित्त से, चित्त के प्रति, चित्त में जो भी प्रसंग रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से ये चीज लग जाएगी। तो डॉक्टर तगाड़े ने अवहट की इसको सबसे प्रमुख विशेषता मानी है। तो डॉक्टर तगाड़े वगाड़े का जिक्र करते रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा। जैसे भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर तगाड़े, ठीक है, कुछ आचार्यों का, ठीक है, शाही जी, है ना, इन लोगों का जिक्र करेंगे तो थोड़ा सा आपको नामवर सिंह इसमें शोध छात्र थे, उनकी शोध मैंने सोचा था कि पढ़ने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। अवहट और अपभ्रंश पर उन्होंने शोध किया था नामवर सिंह ने, जब वो बीएचयू में जब हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नामवर सिंह का नाम आप ले सकते हैं इसमें, है ना, नामवर सिंह ने इसकी प्रमुख विशेषता माना। ऐसी चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ही विभक्ति का प्रयोग नामवर सिंह के अनुसार इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इसमें बताता है, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं। अगला क्या है, सर्वनामों के क्षेत्र में अवहट में कई नए प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हूं, मेरा, ठीक है, तो आप देखेंगे मैं, मेरा, ठीक है, ये तुम, ठीक है, तुम, वह, उन, ये सब आपको आधुनिक हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या दिखेगा कि नए स्तर पे अवहट में, सर्वनाम के क्षेत्र में अवहट जो है और आगे जो है आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी के साथ जुड़ता दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ स्तरों पे तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे मैं, मेरा, तुम, वह, ये सब जो है लगेगा कि आधुनिक हिंदी में तो बस आई गई, ठीक है, तो एकदम खड़ाक से। अगला क्या है, विशेषण के स्तर पे, विशेषण के स्तर पे आप बता सकते हैं कि संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषणों की बात करें तो ऐस, ऐसे, जैस, जैसे, उत्ता, उत्ते, जित्ता, जित्ते, कित्ता, कित्ते, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहां पे अपभ्रंश में, अवहट में फिर से दिखाई देती है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषणों के को आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जित्ता, कित्ता, इत्ता, उत्ता, ये, ठीक है, ये तो चीजें हो चुकी थी। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, इसमें 7, 10, 20, 28, 25, 30, ये जो 30 वाला है, 20, 28, ये जो है आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के विकास यहाँ पे और अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। अपभ्रंश में शुरू हुए थे, इसमें और अच्छे से दिखेंगे, ठीक। अगला क्या बता सकते हैं कि क्रिया की दृष्टि से अवहट में तीव्र विकास दिखाई देता है और कभी कभी जो है आधुनिक हिंदी की जो बोलियां हैं उससे काफी अच्छा लगता, मतलब एकदम लगता है कि आधुनिक हिंदी यहाँ से शुरुआत ही होगी। मैंने बताया था ना, अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं, अवहट की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि वो लगता है कि अब आधुनिक हिंदी यहीं से शुरू हो चुकी है, ठीक है। जैसे धातु रूप की बात करें तो चल, उठ, क, खा, ठीक है। भूतकालिक कृदंत की बात करें तो भेल, तिरुपति भेल, ठीक है, जो पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो उठिए, देखिए, सुनिए, ठीक है। वर्तमान कालिक कृदंत की बात करें तो लागत, करत, करंता, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रियाओं की बात करें तो बैठाओ, बैठाओ, कराई, ठीक है, सुनाओ, ठीक है। सहायक क्रिया की बात करें तो है, छह, रहे, ये चीजें अगर याद हो पाएंगी तो करिएगा, कोशिश करिएगा याद करने की, ठीक है। और दो काम करिएगा, एक बार लिखिएगा, एक बार कोशिश करिएगा। तो लिखने से, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो बुक है वहां पे इसको टिक कर लिया जाए तो काम चल जाएगा, तो काम चलाने के लिए तो चल ही जाएगा, लेकिन जब तक लिखेंगे तब तक याद नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि कई बार क्या है, उन सब बुकों में एग्जाम्पल पूरे भरे भरे नहीं है, कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं इग्नू की बुक से, ठीक है। ये है भारतीय आर्य भाषाएं, ये बुक, ठीक है। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिले हैं, हालांकि वो उन लोगों ने भी यही एग्जाम्पल छापे। एक ये इनकी बुक है, एक डॉक्टर हरदेव बहारी की है बुक, ठीक है, भाषा करके उसका पूरा नाम है, हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी। उसमें क्या आपके पूरे एग्जाम्पल आप देखेंगे ना कि सारे एग्जाम्पल वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। लिंग के स्तर पे अगर बात करें अवहट में तो यहाँ पे भी दो लिंग मिलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अपभ्रंश में जो नपुंसक लिंग है उसकी परंपरा लगभग खत्म हो गई थी, ठीक है, लेकिन अवहट में ये प्रवृत्ति बनी रही। इसके बावजूद भी जो नपुंसक लिंग को ऐड करने वाला चीज हुआ, वो क्या हुआ कि कुछ चीजें कठिन हो गई, कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं तिजोरी, ठीक है, तिजोरी को आप स्त्रीलिंग मानेंगे कि पुल्लिंग मानेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या हुई कि इस जैसे अब वो अगर संस्कृत की परंपरा चलती तो तिजोरी को नपुंसक लिंग में रख दिया जाता, ठीक है, भाई तिजोरी की क्या लिंग होगी, ठीक है। लेकिन इस चीज ने क्या किया कि धीरे धीरे भाषा को कठिन बनाया, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदी में ये चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो चीजें क्या बताएंगे, लिंग के स्तर पे, लिंग के स्तर पे दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मानते हैं। अपभ्रंश में अपभ्रंश में जो नपुंसक लिंग को का खात्मा हो गया था, वही प्रवृत्ति यहाँ पे बनी रही, ठीक है। अगला क्या है, वचन के स्थान पे भी 3 वचनों के स्थान पे 2 वचनों के प्रयोग, सरलीकरण की जो परंपरा थी और आगे बढ़ी, और बहुवचन के बहुत से शब्द जो है वो इसमें क्या हुए, एक वचन में
प्रयोग होने लगे, ठीक है। और क्या हुआ, जो संज्ञा पद थे वो बहुवचन रूप के लिए न या नहीं प्रसर्गों के साथ प्रयोग होने लगे, जैसे हाथन, ठीक है, पुहपन ही, ठीक है, ये क्या हुआ, बहुवचन रूप के लिए प्रयोग होने लगे, जैसे हाथ, ठीक है, जब बहुवचन बनाना है तो हाथन हो गया, ठीक है, ये चीजें। तो अगर ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो क्या सीधे बताना है, लेकिन जिक्र जरूर करना है, ठीक है, कि अवहट में जो संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में अवहट में जो 3 वचन थे, संस्कृत में 3 वचन थे, अवहट में 2 वचन स्थायी रूप से बने रहे, और यही प्रवृत्ति आगे जो पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी को विकास में बहुत ज्यादा योगदान देती है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि अपभ्रंश में कुछ अपभ्रंश में नपुंसक लिंग थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह से नपुंसक लिंग हटा दिए गए, ठीक है। तो वैसे कुछ वहाँ पे बहुवचन जो द्विवचन है वहां मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सारे शब्द खत्म हो गए, ठीक है। काल रचना की बात करें तो ये भी आधुनिक हिंदी की बोलियों की तरह विकसित हुए, ठीक है। कुछ पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की जो पृष्ठभूमि है उसमें पूर्वी अवहट और पश्चिमी अवहट के रूप में भी विकसित दिखाई देता है, ठीक है। जैसे वर्तमान काल में अगर बात करें पूर्वी अवहट की तो उसमें जात करत, ठीक है। अगर पश्चिमी अवहट की बात करें जो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती थी तो करंता करंते ये सब शब्द का प्रयोग होने लगा, ठीक है। भूतकाल में चलल गईल, है ना, पूर्वी अवहट में चलल गईल खाइल पियल ये सब चीज का प्रयोग हुआ, ठीक है। जो पश्चिमी अवहट है वहां पे थका थके ये सब का प्रयोग हुआ, ठीक है। भविष्य काल की बात करें तो खाइब जाइब पियब, ठीक है, लोटब ये सब का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर पश्चिमी अवहट की बात करें तो करिहई करिहूं, ठीक है, पीहई ये सब का प्रयोग हुआ, है ना। तो ह रूप का प्रयोग यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे ये ब रूप दिखता है, वही यहाँ पे आपको ह रूप का प्रयोग दिखता है, ठीक है। ये सब चीजें आपने पढ़ा है, सब चीजें कोई भी आपको सब अपभ्रंश में भी लगभग कमोबेश यही सब चीजें थी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, ताकि 20-30 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाए। हाँ, ये मन में रहे कि हम लोग ने अवहट को पढ़ लिया है, प्रश्न आएंगे इन्हीं सबसे आएंगे, इससे ज्यादा बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। शब्दकोशी स्तर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शब्दकोशी स्तर की अगर बात करें तो शब्दकोशी स्तरों में जो तद्भव शब्दों की संख्या थी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तद्भव मतलब उससे उद्भव, ठीक है, संस्कृत से उद्भव, ठीक है, संस्कृत से उद्भव शब्द जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा देशज विदेशज तत्सम शब्दों की संख्या भी अपभ्रंश की अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा दिखती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है, जो प्रक्रिया अपभ्रंश में तेजी से आरंभ हुई थी अवहट में चलती रही, ठीक है, जैसे दिट्ठी लोया ये सब दृष्टि से दिट्ठी, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें यहाँ पे आपको दिखती हैं, लेकिन देशज शब्द जो है ये काफी अधिक इस काल में विकसित दिखाई देता है, ठीक है। देशज शब्दों की अगर हम बात करें तो जैसे खिखड़ी, ठीक है, खिखड़ी, लोमड़ी को क्या बोला गया, खिखड़ी, ठीक है, देशज शब्द, है ना। और अगर बात करें तो आड़ी, आड़ी बाड़ी में पढ़ाई वाला नहीं, ठीक है, आड़ी आड़ी आड़ा आड़ी, ठीक है, मतलब जैसे छुपने को, ठीक है, आड़ आड़ा, ठीक है, आड़ी, है ना। इसके अलावा जैसे आंसी आंसू, ठीक है, आंसू को क्या लिखा गया, लोर, ठीक है, लोर, है ना, लोरी कहाँ आप आगे पढ़ेंगे, लोर, ठीक है। इसके अलावा और जैसे फलई, ठीक है, उछलता है, तो ये सब चीजें जो देसी भाषाओं में थी वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो खिखड़ी आड़ी लोर उफलई ये सब चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। विदेशी शब्दों की बात करें तो अपभ्रंश की तुलना में ये काफी बढ़ गए, क्योंकि अपभ्रंश में क्या हुआ था, अभी जो सांस्कृतिक टकराव अभी हो रहा था, अब अवहट में ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। जैसे उज्जीर, ठीक है, वजीर के लिए उज्जीर शब्द, ठीक है, कलमा के लिए कलीमा, ठीक है, कलीमा शब्द, ठीक है, ये सब। और क्या हो सकता है, कलीमा हो गया, वजीर हो गया, उजीर हो गया, ठीक है, कसीस, ठीक है, कसीस, नीला थोता के लिए कसीस शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी, विदेशी शब्दों से आई थी, अरबी फारसी तुर्की के शब्द थे, ठीक है। इनाम, इनाम के लिए इलाम शब्द, है ना, इलाम हो गया, ठीक है। उमरा, ठीक है, कितेबा, ठीक है, कितेबा, तो किताब को कितेबा कहा जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा खुदा, चाबुक, ठीक है, मखदूम, मुकद्दम, ठीक है, ये सब जो चीजें थी, ठीक है, दरिगाह,
दारीगाह, ठीक है, जो भी चीजें याद आएंगी लिख देना भाई। बंदा, बंदी, ठीक है, हजारा, हजारी, ये सब चीजें आपको अरबी फारसी के, अरबी तुर्की शब्दों से मिलने लगा, तो विदेशी शब्द यहाँ पे ज्यादा मिलने लगे, ठीक है। अरे यार ये सब आपको फिर अब ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब तत्सम शब्द भी अपभ्रंश में जो है पुनः आने लगे, ठीक है, तत्सम शब्द भी पुनः आने लगे। जैसे मैंने बताया था, कुछ भी तत्सम शब्द यहाँ पे याद कर लो, अष्ट धातु, ठीक है, अष्ट धातु, ठीक है, अनंत, अनंत, ठीक है, अनंत हो गया, कटाक्ष, ठीक है, कलश, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, नगर, ठीक है, गोपुर, ठीक है, गणना, ठीक है। तो जो भी आपको याद रहे इसमें से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। तो शब्दकोशी प्रवृत्तियां हो गई, ठीक है। इसके बाद वही निष्कर्ष डाल देंगे कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में जो पाली से शुरू हुई थी, अपभ्रंश में आकर के जो है वो स्पष्ट दिखनी शुरू हो जाती है। आगे जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के अंत में जाकर के, ये लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के अंत में जाकर के पुरानी हिंदी होते हुए आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये चीजें आप निष्कर्ष में बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो सारे प्रश्न थे, 4-5 प्रश्न, ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न एक बार देख लेते हैं। जैसे अवट की ध्वनि संरचना हो गया, व्याकरणिक विशेषताएं हो गया, तो व्याकरणिक संरचना का स्वरूप ये एक ही चीज है तो हो गया। शब्दकोशी प्रवृत्तियां हो गया, ठीक है। अवट का सामान्य परिचय दीजिए तो हो गया, ठीक है। अवट का जब सामान्य परिचय की बात आएगी तो सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। वही सामान्य परिचय में थोड़ा सा भूमिका ये आएगा, तो जब भी 15-20 नंबर में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, सामान्य परिचय में। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा प्रश्न आएगा और आपको वो नहीं करना रहेगा तो स्ट्रेटजी पे अगर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, कुल हो चुका है, ठीक है। अब एक प्रश्न बचता है कि अपभ्रंश और अवहट की पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो अवहट जो है वो अपभ्रंश का अगला चरण है, ठीक है। तो इसी को पारस्परिक संबंध के रूप में दिखाना है कि जो संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में ये चीज यहाँ पे मिलती है, वही अवहट में ऐसे मिलती है। जो चीज अपभ्रंश में ऐसे मिलती है, वही चीज अवहट में ऐसे मिलती है, ठीक है, या उसका अगला रूप यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला जो है हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के भी आइएगा, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप, ठीक है। फिर अगले जो 7वां लेक्चर होगा उसमें मध्यकाल में ब्रिज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इसे 4-5-6-10 क्वेश्चन के लगभग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो 8 तारीख को होने वाला ओपन टेस्ट है उसके लिए जरूर आइएगा, ठीक है। मैं गौरव सर और पल्लव सर ये आप लोग को लखनऊ में मिलेंगे, ठीक है। बाकी लोग भी अपने अपने जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो जरूर मिलिएगा। जय हिंद।